नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता की सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पहली बार ध्वजारोहण किया। इससे पहले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पुलिस लाइन पहुंचकर शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित की है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आज पूरा देश 75वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सराबोर रहा। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हरियाणा के करनाल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और पुलिस लाइन में शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार करनाल में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित भी किया। जैसा आज हमको मालूम है कि देश और दुनिया में अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का ये कार्यक्रम, इसमें सब और इस समय लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। ये 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको जैसे ध्यान में है कि देश की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हमको मिल गई थी, लेकिन आजादी में हम स्वतंत्र हुए थे। पराधीनता, प्रतंत्रता की बेड़ियां हमने तोड़ी थी। अंग्रेज का शासन समाप्त हुआ था, लेकिन हमको हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र, ये हमारे संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया। ये दो अलग अलग शब्द हैं मित्रों, समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दुनिया के कुछ देश इस शासन व्यवस्था से परिचित है। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार का है। दुनिया के कुछ देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। जहां तक लोकतंत्र का विषय है, वहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, बल्कि शासन अध्यक्ष का चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड। और जो केवल गणतंत्र होता है, वहां राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष एक ही होता है, उसी का चुनाव होता है, वही शासन करता है, जैसे अमेरिका। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों का ध्यान रखा कि इंग्लैंड से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल में पहली बार ध्वजारोहण करने का मौका मिला है, इससे मैं काफी उत्साहित हूँ। और हम लोकतांत्रिक गणतंत्र बने। हमारे यहाँ जो शासनाध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति जी का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होता है। इंग्लैंड की तरह राजा या रानी हमारे यहाँ परंपरागत वंशागत राज्य नहीं करते हैं, और अमेरिका की तरह केवल प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वहां प्रधानमंत्री नहीं होता। वो दोनों ही शक्तियां एक ही हाथ में होती हैं। हमने सोच समझ करके अपने देश में दोनों व्यवस्थाओं का चेक एंड बैलेंस रखा। यहां जनता का भी शासन है, यहां संविधान का भी शासन है। कभी कभी जनता के शासन में कुछ बातें जनहित के विरुद्ध में भी कई बार शासन अध्यक्ष ले सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान उन चीजों का बैलेंस रखता है
सेकंड बैलेंस के कारण से लोकतंत्र और गणतंत्र मिलकर के ये भारतवर्ष का अनूठा एक शासन तंत्र है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए भाइयों बहनों। देश हमारा आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे यहां के चाहे वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, हमारा अन्नदाता किसान है, मेहनतकश कामगार है, हमारे देश की जनता ने मिलकर के इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति और ये बनाया है। इस स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज के इस दिन जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया, और चाहे उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल युद्ध में हमारे कितने ही वीर सैनिक शहीद हुए, मैं आज इस अवसर पर उन सब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह अवसर मेरा सौभाग्य है कि करनाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने का मुझे अवसर मिल रहा है। करनाल की धरती, करनाल के लोग मेरे प्रिय लोग हैं। ये दानवीर कर्ण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटी हुई है। यहां पर दानवीर कर्ण का इतिहास के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज भी हरियाणा में और देश में प्रगति के रास्ते पर चलने वाला, चाहे वो किसान हो, गेहूं का किसान हो, गन्ना का किसान हो, चाहे एनडीआरआई का संस्थान हो, इन सब के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाते से उसने अपनी जान बाजी पर लगाकर और देश के इस स्पेस के मिशन में आगे बढ़ने का काम किया। वो भी एक स्मरणीय इस प्रकार का एक काम रहेगा हमेशा। हमारे यहां विश्वविद्यालय, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का यानी मेडिकल विश्वविद्यालय हो, अथवा महाराणा प्रताप जी के नाम से अंजन थली में हमने और बागवानी का विश्वविद्यालय बनाया हो, इसके माध्यम से वे अपने प्रदेश की और देश की सेवा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उमंग का विषय है, उत्साह का विषय है, स्वाभिमान और सम्मान का विषय है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि 75 सालों में देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए अपनी एक पहचान कायम किया है। हरियाणा के किसानों ने भी कृषि के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक अलग पहचान दिलाने का काम किया है। भाई बहनों, इस नाते से जो देश का गणतंत्र ये 1950 में लागू तो हुआ, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभास हमारे देश की जनता को हो नहीं पाया। अगर ये जनता का शासन है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है, कहने को सब कहा गया, लेकिन प्राचीन समय से यानी देश की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक हमारे देश के लोगों को गणतंत्र का लाभ नहीं हुआ, बल्कि यहां भी एक परिवार के नाते से इस देश की शासन व्यवस्था को फंसा कर रखा गया। ये तो संयोग है कि उस परिवार का जो शासन के नाते से वर्चस्व बना हुआ था, 1975 और 1977 के बीच में जो आपातकालीन लगी, उस आपातकालीन के अत्याचारों ने, उन अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया और पहली बार वास्तव में गणतंत्र क्या होता, जनता की भागीदारी क्या होती है, जब शासन व्यवस्था बदली, तब इस गणतंत्र का लोगों को आभास हुआ कि देश में शासन की व्यवस्था के माध्यम से हम अपना भविष्य ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कांग्रेस का जो वंशागत राज था, उसको समाप्त करने की परंपरा ये उस समय शुरू हुई है। भाइयों बहनों, लगातार देश ने प्रगति की। इन 76 वर्षों में देश के अंदर कृषि के नाते से यानी हरित क्रांति हुई। देश के सारे यानी जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, उत्तरी भारत से के किसानों ने करके दिखाया। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी, इसका भी बहुत विकास और विस्तार हुआ। हमारे यहां मिसाइलें बनने लगी। सूर्ययान आदित्य का जो हमने L1 का एक सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा उपक्रम किया, इसी प्रकार चंद्रयान के नाते से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहली बार भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान
और वो आज भी चंद्रमा की फोटो ले रहा है। तो इस प्रकार से देश ने 70 साल में बहुत उन्नति की है और उस उन्नति के माध्यम से हम आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करता हूं तो इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत से पग उठाए गए। कश्मीर देश का अभिन्न अंग बने, इस नाते से 370 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, सर्जिकल स्ट्राइक ये करनी पड़ी, 3 तलाक का वो काला कानून उसको समाप्त कराया गया, नागरिकता संशोधन कानून इसको लागू किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि हमारा विद्यार्थी पढ़ाई के समय से ही उसके राष्ट्रीय विचार किस प्रकार वो ओतप्रोत होता है, गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए कई काम किए गए। 3 नए आपराधिक कानून जो हमको हमारा गुलाम देश जब था उस समय के कानून चल रहे थे उनको बदलने का काम किया ताकि हमारी जनता के अनुकूल उनको न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले। तो इस नाते से ये सब काम भी उसमें किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भारत विकासशील देशों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विशेष रथ को तैयार करके अपनी गारंटी की गाड़ी को दिया है ताकि आने वाले समय में हमारा देश विकसित देश के रूप में शुमार हो सके। भारत कैसे आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। दुनिया के अंदर 2 प्रकार के देश माने जाते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। हमारा नाम अभी भी विकासशील देशों में है, लेकिन विकसित देशों की कुछ अपने मापदंड है, पैरामीटर हैं। उसके अंदर घरेलू सकल उत्पाद कितना हो चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, औद्योगिकरण का स्तर क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर कैसा ऊंचा उठे। तो इन मापदंडों के आधार पर आज दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिनको हम विकसित देश कहते हैं। हमारा देश आजाद हुए 76 साल हो गए, हम भी इस तैयारी में लगे हैं कि अपना देश की आजादी के 100 साल पूरा होते ही 2047 में कैसे विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस ओर बहुत जागरूक हैं, जनता की भागीदारी उसमें बढ़े, शासन व्यवस्था की भागीदारी बढ़े, अधिकारियों की बढ़े, उद्योगपतियों की बढ़े, हर दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि जनता के अंदर एक इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिए अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू की गई 30 नवंबर से और कल 25 जनवरी तक लगातार, और ये यात्रा जो है इसको चलाया गया है। और इसमें देश के सभी गांव, शहरों के सभी वार्ड, सब के अंदर जनता की भागीदारी की गई। और जो राष्ट्रीय स्तर की जितनी योजनाएं, जितने भी सेवाएं, ऐसे ही हमने प्रदेश स्तर की योजनाएं और सेवाएं उनको इसमें जोड़ा। हर किसी वंचित व्यक्ति को, जरूरतमंद आदमी को उसी स्थान के ऊपर उन सेवाओं का लाभ मिले। करोड़ों लोगों को इस प्रकार के लाभ दिए गए और इस प्रकार ये जो विकास यात्रा चलाई गई, देश के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई है। अपने देश की आर्थिक व्यवस्था, अपने लोगों की, समाज की सब व्यवस्थाएं आगे बढ़े। मोदी जी ने विशेष तौर पर एक जो विशेष रथ का आयोजन किया और उस पर मोदी जी की गारंटी, इस मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी उन्होंने हमको दी है। आने वाले 2047 तक अपना देश विकसित देशों में शामिल हो जाए, विकसित देशों के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। वैसे तो अभी 2024 का जो नया आंकड़ा आ रहा है, हम दुनिया के 5 बड़े देशों में शामिल हो गए अर्थव्यवस्था के नाते। चाहे वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है चाइना की और अमेरिका की, उसके बाद अगर मानी जाती है जापान और जर्मनी की, और इसके बाद भारतवर्ष की। 25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, 17.9 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था चाइना की है, 4.2 जापान की है, 4.1 ट्रिलियन जर्मनी की है, और भारतवर्ष बहुत नजदीक 3.4 ट्रिलियन आज उनके नजदीक पहुंच गया है। कुछ लोगों के अनुमान तो ये है कि अभी ये 2022 के मैं आंकड़े बता रहा हूं, 2024 में
भारतवर्ष ने और दो देशों को कवर कर लिया, जापान और जर्मनी को, और अब तीसरी व्यवस्था भी 2024 के आंकड़े में अनुमान लगाया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपने देश को किस दिशा में, एक उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है, और हम दुनिया के सिरमौर प्रदाते से देश के अंदर आगे बढ़े, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा में अपने स्तर पर पिछले 9 वर्षों में बेहतरीन रिकॉर्ड ये बनाए हैं, और उन बेहतरीन रिकॉर्ड्स में कई प्रकार की योजनाएं, व्यवस्थाएं तो देश के दूसरे प्रांत वो भी हमारा अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा भी पिछले 9.5 सालों में बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए हैं। शिक्षा हो या फिर खेल, या फिर बात खेल और खिलाड़ियों की हो, हर क्षेत्र में हरियाणा अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के कई जिलों में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर हरियाणा के कई मंत्रियों ने जिला स्तरीय समारोह में शिरकत कर ध्वजारोहण किया है और नागरिकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यमुनानगर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने उनके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति पेश की। वहीं विभिन्न विभागों की झांकियों के बाद पुरस्कार वितरण भी किया गया। 75वां गणतंत्र दिवस बनाया है। आजाद होने के बाद हमने अपने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चयन किया था। तो संविधान सभा ने संविधान बनाया और इसको आज के दिन अंगीकार किया गया। अंबाला में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजा फहराकर परेड की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने मंच से प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और अंबाला जिला के स्वतंत्रता सेनानियों को, युद्ध वीरांगनाओं को, शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फरीदाबाद सेक्टर 12 के हेलीपैड ग्राउंड में जिला स्तरीय समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सर्वप्रथम टाउन पार्क स्थित शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदान से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। समानता का अधिकार मिला। आज इसी अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। इसके साथ ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रोहतक के जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आजादी दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। देश की आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह,
राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसी कड़ी में जिनके एकलव्य स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में सूबे के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हरियाणा आज हमारे मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत बढ़िया विकास कर रहा है। एक नीति आयोग है जो देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो बुरी सेक्टर जो फर्स्ट में है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। अगला शुभारंभ अयोध्या एक ऐसा अध्याय शुरू किया कि आगे आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट का दिया, लोगों का तांता लग रहा है। ये एक ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। आज भारतवर्ष को गणतंत्र अपना यानी संविधान मिले हुए 75वां वर्ष पूरा हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, देश की 140 करोड़ लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया है कि हरियाणा सरकार की ओर से विकास कार्यों को लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के गांवों को नगरों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल की विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, श्रम निधि साइकिल योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है सी, साल 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं शिवम गुप्ता, जिनसे शिवम आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त आ गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है श्रीकांत जाधव, जो कि हिसार से एडीजीपी के पद पर काबिज है। सुनिए। एक कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को पुलिस के पास जो कंप्लेंट लेके आता है, उसको ये पता चलना कि मेरी कंप्लेंट किसके पास है, और फिर उसको ये पता चलना कि मेरी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई। ये एक बहुत बेसिक बात है जो हर कंप्लेनेंट चाहता है और मांगता है। वो उनको देने के लिए हिसार रेंज में हमने अभी एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कंप्लेनेंट जब अपनी कंप्लेंट देगा तो उसको मैसेज जाएगा कि आपकी कंप्लेंट ये है। कंप्लेंट की कॉपी भी भेजी जाएगी, पीडीएफ, और उनको बताया जाएगा कि ये आपके आयु है और ये इनका फोन नंबर है। 15 दिन का समय निर्धारित किया है कंप्लेंट पे काम करने का। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि वो उस पर काम हुआ है कि नहीं, और उसके बाद जब वो जांच कर लेगा आयोग, तो उसकी जांच की कॉपी भी कंप्लेनेंट को जाएगी, और साथ ही एक लिंक जाएगा जिसमें उनका ओपिनियन लिया जाएगा कि वो संतुष्ट है पुलिस के कार्रवाई से या नहीं, और अगर वो नहीं है तो उसकी फिर जांच हम देख सकते हैं। ये एक व्यवस्था हिसार रेंज में हम शुरू करने जा रहे हैं, जो पुलिस में और कहीं पर भी शायद ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम हरियाणा पुलिस में माननीय डीजीपी साहब के नेतृत्व में हम एक ऐसी पारदर्शिता लाना चाहते हैं कि हर कंप्लेनेंट को पता चले कि उसके कंप्लेंट पे क्या हुआ। 20,000 कंप्लेंट्स अभी तक हम इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अपलोड कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हर कंप्लेंट इस पे अपलोड होगी।
तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. लोन प्रदान करना, बी. आत्मनिर्भर बनाना, सी. छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी. इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।